मीडिया का इसमें रोल हो सकता था कि वो प्रेशर बनाता अपने शासकों पर, सच सामने लाता, वो लोगों को इन्फॉर्म करता, एक उनको इम्पावर करता इंफॉर्मेशन से, तो शायद जो हमारे देश की सरकार चलाने वाले लोग थे उन पर दबाव पड़ता कि भाई देखो मीडिया ये कह रहा है। जो मीडिया है आज का मुख्यधारा मीडिया, वो दरअसल मीडिया ही नहीं। तो मैं नहीं मानता कि भारत में मीडिया बिल्कुल मर चुका है। मुस्लिम शासक जितने आए यहीं सेटल हो गए, मेजॉरिटी ऑफ देम जो लंबे समय तक राज किए वो भारतीय बन गए। आर्य भी बाहर से आए, कुछ लोग मानते हैं नहीं आए, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि आए, तो वो आए तो भी सेटल हो गए यहाँ। हम आर्यंस को तो नहीं कहते कि आप बाहर से क्यों आए, हम नहीं कहते ना। आप अंग्रेज आए लेकिन वो यहाँ से लूट कर चले गए, असल में वो आक्रमण करता था, सही बात देखा जाए। लेकिन अगर आप मुस्लिम किंग्स को देखिए या उनके सल्तनत के लोगों को देखिए, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, इसी मिट्टी में खाक हो गए। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो जहर फैलाया जा रहा है आज, ये देश के लिए बहुत ही डिसास्ट्रस है, बहुत ही खतरनाक है, इसको रोका जाना चाहिए। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से उन तमाम पहलुओं को और उन तमाम न्यूज़ को छूने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं देश में दबाई जाती है या कहीं ना कहीं वो उस न्यूज़ को डाइवर्ट किया जाता है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान नागपुर में हमारे ऑफिस में पधारे हैं, उर्मिलेश जी, जो राज्यसभा टीवी में भी इसके पहले अपनी पत्रकारिता कर चुके हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी वो काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं और देश के चर्चित नाम है। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया में। जी शुक्रिया। सर, हम देखते हैं कि आपके हमेशा एक न्यूज़ को देखने का एक नज़रिया अलग होता है। हम जो मेन स्ट्रीम में देख पाते हैं और जो आपका एक विश्लेषण होता है वो एक अलग होता है। तो ऐसी जो न्यूज़ हमारे देश में हम देखते हैं कि बाढ़ आ गई है यूट्यूबर्स की, कि मेन स्ट्रीम में अलग कुछ दिखाया जाता है और यूट्यूब में कुछ अलग चलता है। इनकी हमारे देश को ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या लगता है सर आपको? यूट्यूब को क्यों जरूरत पड़ी? हाँ जी। देखिए, हमारे देश में जो मीडिया है, इसके अपने पॉजिटिव्स, अपने बहुत इम्पोर्टेंट इसके रोल रहे और इसके बहुत निगेटिव्स भी रहे। ऐसा नहीं कि निगेटिव्स नहीं थे। अतीत में इसने अच्छा काम भी किया है और कुछ गड़बड़ियां भी की हैं। अगर दुनिया के पैमाने पर आप देखो तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा मानना है कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी मजबूत होती है उन मुल्कों में वहाँ का प्रेस भी मजबूत होता है, मीडिया भी मजबूत होता है। और जहाँ डेमोक्रेसी के बजाय फ्यूडलिज्म होता है, सामंतवाद होता है, एरिस्टोक्रेसी होती है या ऑटोक्रेसी होती है, यानी निरंकुशतावाद या तानाशाही, फ्यूडलिज्म यानी सामंतशाही, वहाँ स्ट्रक्चर भले ही लोकतांत्रिक कह दिया गया हो, रिपब्लिकन कह दिया गया हो, लेकिन वो होता नहीं है और इसीलिए मीडिया वहाँ सफ़र करता है, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। तो अपने देश में मीडिया की स्थिति हमेशा ऐसी रही है ज़्यादातर समय, लेकिन इससे बेहतर इसलिए था कि इससे बेहतर थोड़ी डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी में कमियां थी, यानी थोड़ी डेमोक्रेसी थी, ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर। हाँ। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में कैसे समझाया जाए? नहीं, देखियो, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा क्या मकसद था कि हम एक बेहतर लोकतंत्र के रूप में अपने को विकसित करेंगे। बाबा साहब ने जो हमारे देश के संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे और उनका महास्वप्न क्या था? उनका महास्वप्न था जो इस संविधान के मूल में है और उनकी दार्शनिकता, उनके चिंतन, उनके विचार के मूल में भी है, जो उन्होंने इस देश को दिया। और कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था संविधान सभा में, कांग्रेस का ही एक तरह से सब कुछ था। हाँ जी। लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस के लोगों को प्रभावित किया अपने उस दर्शन से कि भाई लिबर्टी होनी चाहिए, हाँ जी, जस्टिस होनी चाहिए, ओके, और इक्वलिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। इसमें भी अगर चार में भी अगर तीन सबसे बड़े उनके विचार दर्शन के मूल है, वो क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ जी। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने भारत भूमि के ही दार्शनिक धाराओं से ये ग्रहण किया है। तो उनका कहना था कि हम 1950 में जब गणतंत्र होंगे 26 जनवरी को,
तो लोग हम शासन में तो आ जाएंगे, हाँ जी। हम लोकतंत्र का डिक्लेरेशन कर देंगे, संविधान लागू हो जाएगा, हाँ जी। लेकिन ये समाज बदलेगा नहीं। हाँ जी। एक आदमी को वोट का अधिकार मिल गया तो उससे संविधान को लागू आप नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आप इन तीन जो कंपोनेंट हैं, लोकतंत्र के, गणतंत्र के, रिपब्लिकन के, इनको नहीं आप एग्जीक्यूट करते। और यही कारण है कि हमारे मुल्क में दिक्कत पैदा हुआ कि इसको लागू करने का प्रयास नहीं हुआ और अंततः बाबा साहब ने कई कारणों से इस्तीफा भी दिया। हाँ जी। नेहरू कैबिनेट से। तो गड़बड़ियों की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। हाँ जी। बाबा साहब ने जो बात कही 25 नवंबर 1949 को अपने भाषण में, जो वार्निंग्स दी हैं, जो वार्निंग्स दी, उनको फॉलो नहीं किया गया। हाँ जी। अगर फॉलो किया गया होता तो मैं समझता कि भारत बिल्कुल दूसरी दिशा में गया क्या होता। कारण रहा सर? बाबा साहब की जो चेतावनियां थी, आज उस पर रिसर्च हो रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका अध्ययन हो रहा है। गांधीवाद था, यहाँ कम्युनिज्म था, यहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग धाराओं में शैव पंथ है, वैष्णव पंथ है। तो ऐसी क्या चीज़ें हुई कि पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी आज हमारे देश के स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है? इतनी सारी आइडियोलॉजी का गुलदस्ता हमारा देश, और बाबा साहब की एक आइडियोलॉजी की चेतावनियां भी है, ये कहाँ डिफीट होते चले गए? क्या एक क्लस्टर नहीं निर्माण कर पाए? एक कांशीराम ईरा भी आया पॉलिटिक्स में, हम देखते हैं तो जेपी का ईरा भी देखते हैं हम आंदोलन के साथ। हम देखते हैं कि पूरे बिहार में एक जलजला उठा, डेमोक्रेसी में लोग प्रेम करने लगे, उसके साथ एक पेट्रियट का कनेक्शन था। लेकिन आज हम जो देखते हैं, जो अराजकता होती है, एक सांप्रदायिककरण होता है, हर इलेक्शन में जो नफरत होती है, क्या वजह रह गई ऐसा लगता है, और क्या निवारण की तरफ आप देखते हैं इन चीजों को? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इतना बड़ा प्रश्न है कि इस पर बहुत देर तक बोला जा सकता है, तब भी बात नहीं समझ में आएगी या बात पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके कुछ बारीक पहलू मैं आपको बताऊं कि हुआ यह है कि आपने जो बेसिक काम जो करने थे आज़ादी के बाद वो नहीं किया, तो समानता जब नहीं आई, लोकतंत्र नहीं आया ठीक से, तो ये समस्याएं बढ़ती गई। और जो लोग रिवाइवलिज्म में यकीन करते हैं, भारत को पीछे ले जाने में यकीन करते हैं, उन्होंने धीरे धीरे धार्मिकता का फ़ायदा उठाया देश की। और चूंकि एजुकेशन नहीं था लोगों में, और एजुकेशन जो दिया गया वो भी प्रदूषित दिमाग किया गया। जो शिक्षा अगर गलत दी जाएगी लोगों को तो दिमाग तो प्रदूषित होगा। कहने के लिए आप पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, दुनिया में सबसे महान आप हैं, विश्व गुरु आप हो गए हैं, जबकि आपकी स्थिति ये है कि 159 आप हैं 180 देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लेकर। आप जो हैं SDI में 131 के आसपास हैं, आउट ऑफ 180 या 170 जो भी कंट्रीज हैं। तो इतने पीछे आप हैं, भूखमरी इतनी ज़्यादा है अभी भी इस देश में। हंगर इंडेक्स में आप देख लीजिए अपने मुल्क को। लेकिन आप अगर लोगों को गलत एजुकेट करेंगे, गलत इन्फॉर्म करेंगे तो ये हुआ। लेकिन हम लोग जो बेसिक बात कर रहे थे कि मीडिया का इसमें रोल हो सकता था कि वो प्रेशर बनाता अपने शासकों पर, सच सामने लाता, वो लोगों को इन्फॉर्म करता, एक उनको इम्पावर करता इंफॉर्मेशन से। तो शायद जो हमारे देश की सरकार चलाने वाले लोग थे उन पर दबाव पड़ता कि भाई देखो मीडिया ये कह रहा है। लेकिन मीडिया में चूंकि शुरू से ही एक खास ही तबके के लोग थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी कुछ ही लोगों के पास थी, तो एक खास तबके जो थे वही शासन में थे, वही मीडिया में थे, उसी तरह के लोग। तो वो अपनी बात केवल कहते थे और जैसी बातें गलत होती थी तो उसको उजागर नहीं करते थे। जैसे आपको बताऊं, मैं जम्मू कश्मीर में एक सरकार थी और उसके चीफ जो थे, प्राइम मिनिस्टर जो बने थे जम्मू कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर, उस समय मुख्यमंत्री नहीं होता था, वहां प्राइम मिनिस्टर बनता था, वजीर आजम बोलते थे। तो वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। उन्होंने 2 बड़े रिफॉर्म्स वहां किए और मैं समझता हूं कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो स्वप्न थे उनमें उनको एक तरह से बिना दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करने वाले थे, लेकिन कितना अजीब था कि कनेक्शन था कि वो वही बात उन्होंने लागू किया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लागू कर दिया अपने स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, और गरीबों को जमीनें मिल गई जो जोतते थे खेत। बाबा साहब का अगर आप देखो माइनॉरिटीज एंड स्टेट, जो उनका बहुत बड़ा एक पेपर है, तो उसमें वो लैंड रिफॉर्म्स की वकालत करते हैं बाबा साहब। तो वो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लागू किया भारत में पहली दफा बिना किसी कंपनसेशन के। तो बड़े जो जमींदार थे, जो अपर कास्ट हिंदू जो थे, उनके हाथ से जमीनें चली गई और वो पा गए वे जो खेत जोतते थे। ये ठीक है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे और जम्मू में हिंदू भी थे, तो लद्दाख में बौद्ध भी थे, सबको मिल गई जमीन। अब वहां पे समानता आई काफी। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने जितने बड़े लोगों के स्कूल थे
जो राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते थे या जमींदारों के बच्चे पढ़ते थे, वहां पता चला कि एक प्यून का भी बच्चा जाने लगा। हाँ जी, ये हंगामा हो गया, लोग नाराज हो गए, दबाव डाला जाने लगा कि ये तो बहुत ही खूंखार सरकार आ गई है, बहुत ही शरारती सरकार है, ये तो हमारा धर्म बिगाड़ रही है, हमारा समाज बिगाड़ रही है। एंड अल्टीमेटली दैट गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय नेहरू गवर्नमेंट। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार, भारत में डेमोक्रेट कहे जाने वाले प्राइम मिनिस्टर नेहरू की सरकार द्वारा बर्खास्त कर दी गई 1953 में, आई थिंक, सॉरी 1940, यस आई थिंक सो, हाँ 9 अगस्त 1953। अब सोचिए कि वो एक सरकार ही डिसमिस कर दी गई। क्यों भाई? इन्हीं कारणों से। कहा गया दूसरा कि ये कारण है, लेकिन सही कारण वही था। दूसरी बात, फिर EMS नंबूदिरिपाद की केरल में सरकार थी, उसने भी एजुकेशन और लैंड रिफॉर्म्स में काम करना शुरू किया, वो भी डिसमिस कर दी गई। देवराजस कर्नाटक में उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन और इंडस्ट्री तीनों पर जोर दिया। यानी ये जो डीप स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है सर, कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या क्रोनी कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गिराते और बनाते हैं, ये शुरुआत से है। एग्जैक्टली। तो वो देवराजर्स को भी बाहर कर दिया गया। अच्छा। ऑल्दो ही वाज वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, देन ही मेड फॉर्म्ड एक पार्टी कॉल्ड क्रांति रंगा, और उसके जरिए उन्होंने बहुत सारा काम किया फिर चीफ मिनिस्टर पर। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह का जो काम था, सोशल रिफॉर्म का काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम, वो इंडिया में नहीं हो सका, क्योंकि मीडिया वाज आल्सो सपोर्टिंग स्टेट। सो मीडिया वाज पार्ट ऑफ स्टेट तो नहीं था, लेकिन वो एक तरह से सत्ता के पक्ष में खड़ा था। ये जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई, इसके समर्थन में मीडिया था। मीडिया ने ये कभी नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। जितनी सरकारें डिसमिस की गई। अच्छा, और उन्होंने वैसा नैरेटिव ऐसा उस वक्त से हम इमरजेंसी का भी देखते हैं। हाँ, अब आप देखिए, इंदिरा गांधी ने कुछ अच्छे काम किए। हाँ। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ अच्छे काम नहीं किए, नेहरू ने भी अच्छे काम किए। मैं नेहरू का निंदक नहीं हूँ, नेहरू ने अच्छे काम किए, कुछ गलत काम किए, लेकिन मैं एक ऐसा पत्रकार हूं कि नेहरू के गलत कामों को पर भी नजर रखता हूं और उसको बोलता हूं। दूसरे लोग जो भक्त होंगे वो नहीं बोलेंगे नेहरू के। जैसे आज एक ही पार्टी के भक्त हैं, केवल मोदी जी के भक्त हैं, तो मोदी जी का वो केवल अच्छा ही बताएंगे, मोदी जी की कोई आलोचना नहीं करेंगे। तो मैं तो नेहरू की भी आलोचना करता रहा और करता हूं आज भी, अगर कोई गलत उनसे हुआ तो लेकिन इसके बावजूद नेहरू और मोदी की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की देश को, है ना। हाँ जी। अभी ये तो दूसरा चीज बिल्ड कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ अपने को ले जा रहे हैं। तो अब उसमें आप देखिए कि जो मैं बात कर रहा था कि इंदिरा गांधी ने जैसे प्रीवी पर्स राजा महाराजाओं का खत्म किया, इसके अलावा उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। हाँ जी। कोल इंडस्ट्री और माइंस का नेशनलाइजेशन किया। आपके देश का मीडिया क्या किया? आपके देश के मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, मेन स्ट्रीम मीडिया, टोटल उनके खिलाफ हो गया इन मुद्दों पर। वो डायलॉट हो गया और लोगों को आज भी इमरजेंसी का रियल पता नहीं है। एग्जैक्टली। तो इमरजेंसी पर केंद्रित हो गई बात बाद में। ठीक है, इमरजेंसी गलत थी, इमरजेंसी को नहीं लागू होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी के जो अच्छे कदम थे उनको देश को भुलाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मीडिया ने उनको प्रोपेगेट नहीं किया। मीडिया वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि मीडिया सब, कोई झूठ प्रेस था, कोई बिरला प्रेस था, कोई टाटा प्रेस था, कोई साहू जैन प्रेस था। तो मीडिया के जितने फोरम्स थे सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पास थे। उनका डायरेक्ट जो है इंटरेस्ट जो है हैम्पर हो रहा था। फिर इंदिरा गांधी संभल गई, अरे ऐसे काम नहीं करना चाहिए, तो फिर उन्होंने भी कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। हाँ जी। एक समय वो रेडिकल बनी जब PN हक्सर उनके एडवाइजर थे, और बाद में उन्होंने दूसरे टाइप के एडवाइजर आए, सिद्धार्थ शंकर रे जैसे, उनको इमरजेंसी लागू करवा दिया। तो इंदिरा गांधी भी गलत साबित हो गई, क्योंकि उनके एडवाइजर गलत साबित उनको करने पर आमादा थे, जाने या अनजाने। तो ये चीजें होती नहीं। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया अगर फ्री होता, अगर वो ईमानदार होता, अगर वो ऑब्जेक्टिव होता, अगर वो लोकतंत्र के जम करके पक्ष में खड़ा होता, तो ये स्थिति नहीं होती। हमने गलत इन्फॉर्म किया लोगों को, गलत समझदारी, जो अभी भी कंटिन्यू है सर। आज कंटिन्यू नहीं है, आज और भयावह हो गया, भयानक है। आज तो भयानक है, यानी पूरी दुनिया में एक्सपोज भी हो रहा है। और आज दरअसल हमारा, उस समय तो नेशनल मीडिया में सब कुछ आता था, थोड़ा ये कम आता था, अच्छी बातें और बुरी बातें ज्यादा आ जाती थी। कई बार बुरी बातें कम आती थी, अच्छी बातें ज्यादा आ जाती थी। हम जैसे लोग भी मीडिया में आ जाते थे। हाँ जी। लेकिन आज तो हमारे जैसे लोग तो मीडिया में आ ही नहीं सकते। यानी आपने जब राज्यसभा शुरुआत की थी रिपोर्टिंग, तो उस वक्त का मीडिया अलग था। नहीं, मैं एडिटर था उसका, रिपोर्टर में नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि जो मीडिया है आज का मुख्य धारा मीडिया, वो दरअसल मीडिया ही नहीं है। हाँ जी।
सर हम मंथन कर वो रहे हैं, वो टूल किट है। हम मंथन कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हम विमर्श कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि इसका कुछ सार्थक मतलब निकले। क्या देखते हैं आज 2025 में है, क्या निवारण देखते हैं? जैसा आप विगत कई वर्षों से यूट्यूब पर देश की सेवा कर रहे हैं, एक यानी जो नारेशन क्रिएट हो रहा है उसमें अपना एक सच्चाई के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं आप, आपके काफ़ी फॉलोअर्स भी है सुनने वाले। आपको क्या लगता है कि अगर से मीडिया ही निष्पक्ष नहीं है तो उस देश के लिए काफ़ी ये एक नुकसानदायक है और एक खतरनाक बात भी है। क्या लगता है आपको, इसका निवारण कैसा देखते हैं आप? हमारे देश का भविष्य कैसे देखते हैं, मीडिया का भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो टेलीविजन का मीडिया है, जिसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम टेलीविजन आजकल का, वो तो पूरा टूल किट है शासक वर्ग का। जो रूलिंग पार्टी है या जो सरकार है, उसके टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वो उसका एक उपकरण बना हुआ है। उसका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। उसमें कुछ बोलते हुए लोग दिखाई देंगे, कुछ लोग चीखते हुए दिखाई देंगे, कुछ लोग गाते हुए दिखाई देंगे, अजीब अजीब तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये मीडिया नहीं होता। मीडिया वो होता है, जैसे आप, मैं नहीं कहूँगा कि वो आदर्श है हमारा, सब कुछ वही वैसा होना चाहिए। जैसे आप देखिए अमेरिकन मीडिया है, हाँ जी, अब उसमें तरह तरह की मीडिया है। हाँ जी, मैं नहीं करूँगा कि सब अच्छा है उसमें, लेकिन वहाँ अलग अलग आवाज़ें आती हैं। CNN हो या BBC हो, BBC में अलग अलग आवाज़ें आती हैं। लेबर पार्टी है सरकार में, तो भी लेबर पार्टी की आलोचना वो कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिव्स आए, कंजर्वेटिव की भी आलोचना कर सकते यानी हैं। करेज है उतना हाँ, उनमें। हाँ, कोई भी उठ के हाँ। सवाल उठा लेता है। अल जजीरा है, हाँ जी, अब अल जजीरा में दुनिया भर के समाजों के बारे में आ रही है। आप DW को देख लीजिए, आप देख लीजिए, आई मीन फ्रांस का जो टेलीविजन है हमारे यहाँ जो दिखाया जा हाँ रहा जी। है, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, तमाम देशों का देख लीजिए, डेनमार्क का देख लीजिए। डेनमार्क तो बहुत छोटा कंट्री है और वहाँ राजा रानी अभी भी हैं। हालांकि वो डेमोक्रेसी है, हाँ जी, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर रूल करता है, लेकिन राजा रानी सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। तो लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी उनकी इतनी मैच्योर है कि आज टॉप 10 जो कंट्री हैं देश के, टॉप 10 कंट्री नहीं, जो दुनिया के टॉप 10 मीडिया की फ्रीडम में, उसमें डेनमार्क शामिल है, स्वीडन भी है, नॉर्वे भी है। लेकिन हम कहाँ हैं? 159 पे। हाँ जी। यानी वो 10 देशों में शुमार हैं, हम 159वें नंबर पर हैं भाई। आपको लगता है सर देश को अभी मीडिया कंट्रोलिंग एक्ट ऐसा कुछ निवारण के साथ बनाने की जरूरत है? नहीं, असल में मीडिया में जो भी फ्रीडम थोड़ी बहुत जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो अब पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं। हाँ जैसे जी। आप लोग हैं, हाँ जी, जैसे वायर है, हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि सत्य हिंदी है, जैसे ये जो चैनल इसमें चल रहे हैं ना, यूट्यूब पर है या वेबसाइट चला रहे हैं लोग, दलित दस्तक है, तो ये लोग अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। ओके। ठीक है जी, ये इंडिविजुअल प्रयास है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड जो एक मीडिया होना चाहिए मुल्क का, साउथ के कुछ अखबार हैं जो अभी भी बेहतर कर रहे हैं, जैसे हिंदू है। मैं तो कहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बेहतर स्थिति में है टेलीविजन के मुकाबले। हाँ जी। कम से कम नेशनल खबरें तो आ रही हैं। ठीक है, उनके अपनी जो भी बायसेज हैं, वो बायसेज पहले भी रही हैं, हमारे समय भी थी। लेकिन मैं अंग्रेजी के अखबारों को अभी भी इसलिए मीडिया मानता हूं, प्रेस इसलिए भी मानता हूं, क्योंकि अभी भी वो कुछ कर रहे हैं जो बिल्कुल मीडिया की जो जरूरत है, मीडिया का जो रोल है, उसके बिल्कुल उलट नहीं है। उनकी कोशिश है। तो मैं नहीं मानता कि भारत में मीडिया बिल्कुल मर चुका है। टेलीविजन जो है, क्या रीजन है सर? वो गायब है। कमर्शियल की ये वजह है कि कुछ आइडियोलॉजिकल भी कुछ फोर्सेस काम कर रही है, मीडिया को कंट्रोल कर रही है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसमें क्या दो रहा है? सारा का सारा टेलीविजन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है, सारा का सारा हिंदी प्रेस कंट्रोल्ड है। लेकिन इसलिए भी है कि जो सोशल बेस है मीडिया में काम करने वाले लोगों का, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो पत्रकार हो, वो अपर कास्ट हिंदू है। तो जो अपर कास्ट हिंदू डोमिनेटेड प्रेस है, जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि मीडिया में 87% हिंदू अपर कास्ट है। नहीं, गलत है ये आंकड़ा। 97% से कम नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। ओके। जो नेशनल प्रेस है, जो राष्ट्रीय मीडिया है तथाकथित, उसमें मेरा मानना है कि 97% कम से कम नेशनल टेलीविजन चैनलों में। सही, ऑथेंटिक आप बात बिल्कुल, मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, प्रामाणिक बोल रहा हूँ। कोई चैलेंज अगर कर रहा हो तो मैं चाहूंगा कि वो कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी से सर्वे कराकर बताए। गलत होगा, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन मेरा जो अंदाज है, क्योंकि हर बड़े चैनल पर मैं कुछ साल पहले तक जाता रहा हूं कमेंटेटर के रूप में। देश का कोई बड़ा चैनल नहीं है जहां मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में न जाता रहा। हाँ जी। तो मैंने स्वयं देखा है उनकी कंपोजिशन जो है, जितने निर्णय करने के पद हैं, निर्णायक पद जो टॉप 10, वो 97% से भी ज्यादा कई जगह सिर्फ अपर कास्ट हिंदू है। मैनेजमेंट में अपर कास्ट हिंदू है, और सरकार में जो डोमिनेट करने वाले लोग हैं, अपर कास्ट हिंदू है।
या विचारधारा कम से कम उनकी वही है। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा एक अलायंस बनता है। सर दशकों तक कांग्रेस ने राज किया देश पे, उनकी सरकारें आई, और आप जो ये बोल रहे हैं 97% की बात आप कर रहे हैं टेलीविजन में, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस की शुरुआती दौर से ही स्लीपर सेल थे, जो आइडियोलॉजी आज देश पे राज कर रही है उनके? नहीं, स्लीपर सेल वगैरह जैसे शब्द का मैं इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कोई दूध की धुली तो नहीं थी, उसमें भी वही लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन वो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी नहीं थी, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से उसका रिश्ता था, आजादी की लड़ाई से उसका रिश्ता था। हाँ जी। तो ये जो कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है, जो फ्यूडलिज्म की और नंगी जातिवाद की जो पॉलिटिक्स है, वो आज के दौर में मीडिया भी कर रहा है, ये भी कर रहे हैं। ओके, कांग्रेस में इतनी बेशर्मी के साथ ये सब चीजें नहीं होती थी, वहां भी होती थी, मीडिया में वही लोग ज्यादा डोमिनेट करते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग आने लगे थे। क्योंकि बीच में उसको चैलेंज किया था जनता ने। जब जनता ने चैलेंज किया तो कांग्रेस की सरकार बदल गई। हाँ जी। हम लोग उसी दौर में पत्रकारिता में आए थे, और बिना किसी पैरवी के हम लोग ऑल इंडिया कंपटीशन से आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ था, तो मेरी पहली नौकरी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो हिंदी अखबार है नवभारत टाइम्स, उसकी थी, और उसमें मैं अपने बल पर कंपटीशन से आया था। अब तो कंपटीशन ही कहीं नहीं होता है। हाँ जी। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस की सत्ता कमजोर हुई केंद्र में, और जनता पार्टी या इस तरह के यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें आई, तो डेमोक्रेसी चमकने लगी। लेकिन सारे उद्योगपतियों ने मिलकर उस प्रयोग को विफल कर दिया और सरकारें गिरा दी गई। मेरा ये मानना है कि भारत को हमेशा एक शानदार गठबंधन की सरकार सबसे अच्छी सरकार, तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन निकले, और मीडिया का भी कुछ हम लोग एक अच्छा रूप देख पाए। हम सर चर्चा के अंतिम शिखर पर है। हम देखते हैं कि सर आए दिन धार्मिक उन्माद, आपने दशकों से हमारे देश ने दंगे भी देखे हैं। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल नागपुर में भी घटित होता है, औरंगजेब का जो कंट्रोवर्सी हुआ, तो यहाँ पर जो मीडिया की रिपोर्टिंग हुई उसमें भी काफ़ी एक तरीके से उस दंगे को और भड़काने का काम किया। तो इन सब सिचुएशन में अफर्मेटिव एक्शन के तहत नागरिकों के लिए क्या अपील करेंगे आप? कैसे इन सब चीज़ों को वो हैंडल कर पाए? इस जो टेम्पर जब बढ़ जाता है या लोग हिंसक हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हमारा देश या भारत के नागरिक हैंडल कैसे करें? देखिए, नागरिक जो जीवन है, तो नागरिक जीवन में जब तक उसका बोध नहीं बदलेगा, उसका मिजाज, तब तक वो अपने बल पर कुछ नहीं कर पाएगा। और मिजाज बदलने की जो जरूरत है वो कैसे होगा? जब आपकी सामाजिकता में, आपकी बौद्धिकता में, आपकी वैचारिकता में बदलाव हो। लोगों को ये लगे कि दंगा करना गलत बात है। लोगों को लगना चाहिए कि हिंदू मुसलमान गलत बात है। लोगों को गलत ये लगे कि औरंगजेब जो कई 100 साल पहले मरा और जिसकी कब्र वहां पर है, उसके गड़े मुर्दे उखाड़ना गलत बात है। हमें आज देखना है कि हम क्यों इतनी ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं। हमको आज देखना चाहिए कि हमारे पास एम्स जैसे अस्पताल हर प्रदेश में 2-4 क्यों नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लोग बेरोजगार इतने क्यों हैं। तो इन चीजों पर जब तक लोग नहीं आएंगे, अब आप बताइए, हमारे यहाँ कोई आविष्कार नहीं हो रहे हैं, कोई विज्ञान इतना पढ़ाया जाता है, लड़कों को बीएससी एमएससी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई आविष्कार हम नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज बाहर से आ रहा है, गाड़ी बाहर से आ रही है, जितनी अच्छी गाड़ियां हैं सब बाहर से अधिक इंडिया में उनको मॉडलिंग की उसको असेंबल कर दिया जा रहा है। सब हम अपनी गाड़ी तक अच्छी नहीं बना पा रहे हैं भाई। आप सोचिए, मैंने हवाई जहाज भी आप देखिए सारे बाहर से ले रहे हैं। तो हम कौन से विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और हम 400 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो ये चीज जब तक लोगों को नहीं लगेगी कि भाई हम अपने देश को मजबूत तभी बना पाएंगे, अपने समाज को बेहतर तभी बना पाएंगे, जब हम मौजूदा चुनौतियों को सबसे अहम माने, इतिहास में जाकर इतिहास से सबक हम लें कि गलत किसने क्या किया। लेकिन जो गलत किया हम उसी को बात मानेंगे, क्या है मतलब है इसका? हमारे यहाँ गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हमारे यहाँ देखो सिख गुरुओं ने कितना महान काम किया। सिख गुरुओं की जो आप शिक्षाएं देखिए कि उनके झगड़े भी थे, अगर किसी सल्तनत के किसी व्यक्ति से, तो भी उन्होंने गांव के गांव बचाए। पंजाब में एक गांव है, उस गांव का नाम है, गांव कह रहे हैं, शहर है तो बहुत बड़ा है, वहां पे मलेर कोटला नाम है उसका, मलेर कोटला। वो जब पार्टीशन हुआ तो उस शहर को टच नहीं होने दिया सरदार लोगों ने, सिख लोगों ने प्रोटेक्शन वॉल किया। हाँ, पूरे चारों तरफ दीवार बना दी कि यहाँ कोई नहीं जाएगा। क्यों?
हमारे सिख गुरुओं पर जब हमला हो रहा था, जब उनके बच्चों को दीवारों में चुना जा रहा था, तब ये लोग थे, यहाँ के लोग, जिन्होंने इनकार कर दिया था कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो वो चीज़ जो है उसको इतिहास में उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, इसको कि नहीं कि हमारी उनकी कितनी कटुता कब थी। भाई अगर बाहर से आए, वो यहीं सेटल हो गए ना, मुगल या कोई भी मुस्लिम शासक जितने आए यहीं सेटल हो गए। मेजॉरिटी ऑफ देम जो लंबे समय तक राज किए वो भारतीय बन गए। आर्य भी बाहर से आए, कुछ लोग मानते हैं नहीं आए, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि आए। हाँ जी। तो वो आए तो वो भी सेटल हो गए यहाँ। हम आर्यंस को तो नहीं कहते कि आप बाहर से क्यों आए, हम नहीं कहते ना। हाँ जी। आप अंग्रेज आए, लेकिन वो यहाँ से लूट कर चले गए। असल में वो आक्रमणकर्ता थे, सही बात देखा जाए तो। लेकिन अगर आप मुस्लिम किंग्स को देखिए या उनके सल्तनत के लोगों को देखिए, मुगलों की बात मैं कर रहा हूँ, इसी मिट्टी में खाक हो गए ज्यादातर। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में जो जहर फैलाया जा रहा है आज, ये देश के लिए बहुत ही डिसास्ट्रस है, बहुत ही खतरनाक है, इसको रोका जाना चाहिए। देश के लिए विनाशकारक है, घातक है। सर, एक छोटे से इस इंटरव्यू के तहत हम कोशिश कर रहे थे उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की जो हम वर्तमान में जी रहे हैं। ऐसे ही आप जुड़े रहिए आवाज़ से, हम आपको जोड़े रखेंगे और तमाम पहलुओं पर अपने विश्लेषण को आप तक पहुंचाते रहेंगे। सर, आपका धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। शुक्रिया। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया टीवी से।